हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। अब हम आ गए अगले टॉपिक पे, और ये पीछे का टॉपिक है हमारा। देखो 12.3 में ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अपनी पिछली क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा। अभी तक लिखा है, देखिए बोर्ड पे, है ना। चलिए अब हम आ गए अगले टॉपिक पे, और ये है 4 नंबर का टॉपिक। ये है पेज नंबर 318, और ये है ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य। और इस बात को समझेंगे गैसों के बारे में, यानी गैसों के बारे में समझेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो लेक्चर की। अपनी क्लास में आ गए हैं, और सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं 12.4। क्या है? आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य। ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य। बस एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा करके समझना है। देखो, हमने कहा भाई ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। किसी भी गैस के पास ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। और ये बात भी आई कि ऊष्मा को कार्य में, कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। यहाँ पर एक तीसरा पद है जो हमें समझना है, आंतरिक ऊर्जा। यानी अगर किसी भी गैस के पास आंतरिक ऊर्जा होगी तो वो किस तरीके से होगी या होनी चाहिए, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम मान लीजिए किसी गैस को गर्म करेंगे, उस गैस का आयतन, ताप, दाब, इन सब में परिवर्तन होगा। इन सब चीज़ों में आंतरिक ऊर्जा क्या चीज़ है और ये कहाँ है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि आंतरिक ऊर्जा क्या है, तब तक हम ऊष्मा के लेन देन को या कार्य को अच्छे से नहीं समझ सकते। तो आंतरिक ऊर्जा यानी इसे बोल देते हैं अंग्रेजी में इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पर बात आती है कि आंतरिक ऊर्जा किन बातों पर निर्भर करने चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, किसी भी गैस के पास हम कहते हैं गैस या तो अणु है गैस में, या हम कहते हैं कि इसमें परमाणु है। दोनों अवस्थाओं में गैस हो सकती है। ठीक, और यहाँ पर गैस के पास, अणु के पास या परमाणु के पास जो कुल ऊर्जा है वह किस प्रकार की ऊर्जा है। तो हम ये देखते हैं कि कुल कितने प्रकार की ऊर्जाएं हैं, हम इसकी जानकारी नहीं रख सकते। हम इसकी जानकारी नहीं ले सकते, क्योंकि अणुओं में बहुत सारे टाइप के जो है अंदर बल हो सकते हैं। अणुओं में कैसे बल हो सकते हैं? विद्युत बल हो सकते हैं, चुंबकीय बल हो सकते हैं, ठीक, और रासायनिक बंध हो सकते हैं। अणुओं में आपस में भी आकर्षण बल हो सकता है, प्रतिकर्षण बल हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या परिभाषित किया गया भाई, आंतरिक ऊर्जा किसको कहें। ठीक, तो इन्होंने बना लिया, यहाँ पे एक कंसेप्ट लगा लिया कि साहब ऐसे तो पता नहीं चलेगा। हम क्या करते हैं, आदर्श गैस मान लेते हैं। आदर्श गैस, ठीक, आदर्श गैस मान लेने पर हम आंतरिक ऊर्जा जो है ताप, दाब, आयतन के फलन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो हमने कहा आंतरिक ऊर्जा
ताप, दाब और आयतन। ये तीन चीज़ें होती हैं जिसे कहते हैं पी, ताप, दाब, आयतन ना, इसके नीचे लिखूंगा देखो, टी, पी और वी, जिसमें मोलों की संख्या, संगठन, वो सब चीज़ें हैं ताप, दाब, आयतन के पदों में हम परिभाषित कर सकते हैं। और ये बात आ जाती है कि ताप, दाब और आयतन ये किसी भी व्यवस्था पर, जो गैस की व्यवस्था है उस पर ये निर्भर करते हैं, या उसकी व्यवस्था इन पर निर्भर करती है, जो भी कहें ताप, दाब, आयतन पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक भौतिक अवस्था परिभाषित हो जाती है। ध्यान देंगे, भौतिक अवस्था यानी किसी भौतिक अवस्था में गैस का ताप कितना है, उसका दाब कितना है, उसका आयतन कितना है, और ये मान लिया कि वो एक आदर्श गैस है। ठीक, तो भौतिक अवस्था पहले हम मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि आदर्श गैस है। कह रहा है अब उसकी आंतरिक ऊर्जा परिभाषित हो जाती है। सबसे पहले क्या परिभाषित कर दिया, एक भौतिक अवस्था परिभाषित कर दी। ठीक, ताप, दाब, आयतन के पदों में। इसके बाद आगे बढ़े तो हमने यहाँ पर जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें गतिज ऊर्जा को रखा, यानी गैस की गतिज ऊर्जा, बस गतिज ऊर्जा सिर्फ। अब ये गतिज ऊर्जा किसकी है, अगर देखा जाए गैस की गतिज ऊर्जा से मतलब किसकी गतिज ऊर्जा है। कह रहा ये गतिज ऊर्जा अणु की भी हो सकती है, और अगर गैस परमाणु की स्थिति में है तो ये परमाणुओं की भी हो सकती है। अणु परमाणु दोनों की गतिज ऊर्जा हो सकती है, यानी किसी आदर्श गैस में अणु या परमाणुओं की कुल गतिज ऊर्जा उसकी आंतरिक ऊर्जा होती है। यानी अब लिख दिया जाए, किसी आदर्श गैस में अणुओं या परमाणुओं की कुल गतिज ऊर्जा उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक, और अगर देखिए ध्यान देने की बात यह है कि अगर आदर्श गैस नहीं है, यदि गैस को आदर्श गैस नहीं माना जाएगा तो आंतरिक ऊर्जा परिभाषित नहीं की जा सकती। हम नहीं बता सकते कि किसी भी गैस के पास वास्तव में कितनी ऊर्जा है। ठीक, तो कुल मिलाकर किसी भी गैस के पास कुल मिलाकर कितनी ऊर्जा है जिसका वह बाहर से लेन देन कर सकता है। एक ऊर्जा तो ऐसी है कि लेन देन कर ही नहीं सकता, तो वो भी आंतरिक ऊर्जा का हिस्सा है, लेकिन यहाँ उसको नहीं लाया गया। जिस ऊर्जा का लेन देन हो सकता है वह किसकी है, गतिज ऊर्जा। अब इसमें गतिज ऊर्जा को क्यों रखा गया, देखिए समझने की बात यह है कि इसमें गतिज ऊर्जा को क्यों रखा गया। ठीक, अब गतिज ऊर्जा का लेन देन हो सकता है, बात को समझना है कि गतिज ऊर्जा का लेन देन हो सकता है, यानी टक्करों के माध्यम से गतिज ऊर्जा एक गैस से दूसरी गैस में जा सकती है। अगर किसी गैस पर कार्य करें तो अणुओं की गति प्रभावित हो सकती है। ठीक, तो कुल मिलाकर गतिज ऊर्जा जो है वह कुल या आंतरिक ऊर्जा या कुल ऊर्जा के रूप में परिभाषित कर दी जाती है। लेकिन यहाँ एक मान्यता है कि ध्यान रहे कि आदर्श गैस, तो गतिज ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा जो भी कहें दोनों, है ना, किसके लिए मान्य है, तो परिभाषा जो है केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है, क्योंकि आदर्श गैस के अलावा हम किसी भी गैस की आंतरिक ऊर्जा नहीं बता सकते। ठीक, तो कुल मिला के पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई। सबसे पहले फिर देख लेते हैं आंतरिक ऊर्जा
किसकी परिभाषित करें? गैस की। गैस में क्या क्या हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं। अब परिभाषित करने के लिए कौन सी गैस माने हैं? आदर्श गैस। आदर्श गैस यानी जो बायल और चार्ल्स के नियमों को मानती हो, फॉलो करती हो, जिस पे परम शून्य ताप परिभाषित होता हो, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, परम शून्य कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। तो इसके अवस्था के चर क्या हैं? अवस्था जिन चीज़ों पर निर्भर करती है वो क्या है? ताप, दाब, आयतन। तो ताप, दाब, आयतन किसको बता रहे हैं? भौतिक अवस्था को बता रहे हैं। इनके पदों में ये ऊर्जा परिभाषित हो जाती है। तो गैस की गतिज ऊर्जा ये ऊर्जा होती है जिसमें अणु हो या परमाणु हो। तो किसी आदर्श गैस के अणु या परमाणुओं की कुल गतिज ऊर्जा उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। अब बात आती है कि इसको किसका फलन बनाएं। भाई हमने कहा ताप, दाब, आयतन का फलन बनाए, है ना। तो किसका फलन बनाएं? अब हम ये लिख देते हैं आंतरिक ऊर्जा गैस की अवस्था पर निर्भर करती है, न कि इस बात पर कि यह अवस्था किस प्रकार प्राप्त की गई है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी आंतरिक ऊर्जा गैस की अवस्था पर निर्भर करती है, इस बात पर नहीं कि अवस्था कैसे प्राप्त की गई हो। आपने किसी गैस को गर्म किया हो तो कोई अवस्था प्राप्त हो जाती है, आपने किसी गैस को दबा दिया हो, दाब बढ़ा दिया हो तो भी कोई अवस्था प्राप्त हो जाती है ना। तो कुल मिलाकर अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक, आदर्श गैसों में आंतरिक ऊर्जा तापमान का फलन होती है। ठीक, यानी आदर्श गैसों में यह केवल तापमान से इसका पता लगाया जा सकता है। अब देखिए क्यों लगाया जा सकता है। मान लीजिए आंतरिक ऊर्जा U किसका फलन है? तापमान का फलन है। तापमान क्या है? T क्या है? परम ताप। T क्या है? परम ताप। परम ताप से मतलब समझ रहे होंगे, परम ताप यानी केल्विन में ताप। तापमान का फलन क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि PV बराबर nRT होता है। तो इसका मतलब सीधा है कि दाब और आयतन के फलन को किसमें बदला जा सकता है? ताप के फलन में बदला जा सकता है। अगर ये समीकरण लागू न किया जाए, अगर ये आदर्श गैस का समीकरण लागू न किया जाए तो आंतरिक ऊर्जा को ताप के फलन के रूप में नहीं लिख सकते। कब होगा? जब आदर्श गैस का समीकरण लागू हो जाए। तो हम जान रहे हैं कि PV का जिस प्रकार बदलना है उसके संगत तापमान का बदलना भी है, यानी PV का परिवर्तन ताप के पदों में होता है। कुल मिलाकर हम केवल ताप के पदों में या परम ताप के पदों में ही आंतरिक ऊर्जा को बता देते हैं। ठीक, तो कुल मिला के आंतरिक ऊर्जा में क्या बातें आ गई? अणुओं की या परमाणुओं की गतिज ऊर्जा है। यह परम ताप के पदों में लिखी जाती है। यह अवस्था पर निर्भर करती है, इस बात पर निर्भर नहीं करती कि यह अवस्था किस प्रकार प्राप्त की गई है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए किसी गैस को थोड़ा और समझेंगे। मान लीजिए किसी गैस को इसमें बंद कर दूं, ये पिस्टन लगा दिया, देखो मैंने पिस्टन लगा दिया। इस गैस के अंदर
आंतरिक ऊर्जा U1 है, ताप T1 है। मान लीजिए अब मैंने क्या किया कि इस गैस का थोड़ा सा आयतन मैंने बढ़ा दिया, थोड़ा सा आयतन बढ़ा दिया मैंने डेल्टा V से, तो क्या होगा, एक नया तापमान प्राप्त हो जाएगा, फिर से नया तापमान बनेगा। उस तापमान पर फिर से ये आंतरिक ऊर्जा निर्भर कर जाएगी, इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि मैंने ये अवस्था कैसे प्राप्त की है, मैंने इसे आयतन बढ़ा के प्राप्त किया है, इस बात पर नहीं। भौतिक कारण जो है, बाह्य कारण जो है, उन किन रास्तों से किसी गैस को कोई अवस्था दी गई है, इस बात पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक, समझ में आ गई कि आंतरिक ऊर्जा दरअसल अवस्था का फलन है। तो इसका मतलब यहां लिख लेते हैं, आंतरिक ऊर्जा अवस्था का फलन है। ठीक, और अवस्था में क्या, परमताप। आदर्श गैसों के लिए बोला तो परमताप का फलन है। ठीक, तो यहां लिख देते हैं, इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या है बच्चों, अवस्था का फलन है। ठीक, अवस्था का फलन है, और अवस्था किससे बताई जा रही है, परमताप से। ठीक, अब ये बात हुई आंतरिक ऊर्जा की, और आंतरिक ऊर्जा क्या है, अणुओं की गतिज ऊर्जा है। किस पर निर्भर करती है, तापमान पर। ठीक, और तापमान में क्या, अवस्था, अवस्था तापमान पर निर्भर करती है। तो तापमान पर क्या निर्भर करती है, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा है बच्चों, गतिज ऊर्जा अणुओं की या परमाणुओं की। कौन सी गैस मानी गई बच्चों, आदर्श गैस। पक्का, डन। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गैस का कार्य, गैसों द्वारा किया गया कार्य। ठीक, वर्क डन बाय गैसेस। कार्य का हम जानते हैं, कार्य का बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास एक सूत्र होता है, हम क्या कहते हैं, बल गुणा विस्थापन। और किस तरफ मान लेते हैं, बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन। यही होता है कार्य। करा के देखते हैं भाई, गैस काम करेगी तो कैसे करेगी, इसको करा के देखते हैं थोड़ा सा। इसमें एक पिस्टन लगा लेते हैं। देखिए एक पिस्टन लगाया मैंने ऐसे, ये पिस्टन लगा दिया मैंने ऐसे। ये पिस्टन की पहली अवस्था है, और कुछ देर बाद पिस्टन की ये दूसरी अवस्था बना रहा हूं, देखो मैं। और ये थोड़ा सा आयतन में परिवर्तन कर रहा हूं, और यहां इसमें कोई गैस भर दे रहा हूं ऐसे। ठीक, अब आयतन में परिवर्तन होगा, ये पिस्टन ऊपर को चलेगी, तो यहां पर एक कार्य होगा, बल गुणा विस्थापन। अब मान लीजिए मैं इस पिस्टन के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ए ले लूं, पिस्टन के अनुप्रस्थ का
क्षेत्रफल, ठीक। और पिस्टन में जो विस्थापन हुआ है बच्चों, इसको मैं मान लूं x, ठीक। तो पिस्टन पर नीचे की तरफ से जो दाब पड़ता है उसको मैं मान लूं P, ठीक। तो गैस लगाएगी दाब, ठीक, गैस इस पे दाब लगाएगी। मान लीजिए मैंने पिस्टन को छोड़ा और ऊपर को गैस ने इसे धकेल दिया, पिस्टन को गैस ने ऊपर धकेल दिया, चाहे बाह्य कारण कुछ भी रहे हो, चाहे मैंने इसे नीचे से गर्म किया हो या नीचे गैस का दाब अधिक हो, मैंने इसे पकड़ रखा हो, कोई भी बाह्य कारण हो, कुल मिलाकर हमने माना कि भाई हमने इस पिस्टन को छोड़ा, चलने दिया, तो गैस ने इसे ऊपर को धकेल दिया। कुल मिलाकर आयतन बढ़ा, गैस का आयतन बढ़ा। तो काम किसने किया? गैस ने किया, क्योंकि गैस ने पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेल दिया। तो गैस द्वारा किया गया कार्य W क्या हुआ? बल गुणा विस्थापन। कितना विस्थापन है? x। बल कितना होता है? दाब गुणा क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल और ये विस्थापन, तो क्या बन जाएगा? ये आयतन बन जाएगा। ये जो आयतन है ये बन जाएगा, देखो ये डेल्टा V जो है ये आयतन बन जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, अगर इसे बेलनाकार मान रहे हैं आप, तो जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक। तो वही चीज़ हो गई। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया? A, और ये ऊंचाई हो गई। कितना चली पिस्टन, विस्थापन कितना हुआ, तो इसे क्या कर सकते हैं? डेल्टा V। तो ये देखो कार्य हुआ, ठीक। गैस द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा अगर आयतन बढ़ता है, ठीक। यानी गैस द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि आयतन बढ़ता है। अब गैस द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि आयतन बढ़ता है। ये बात याद रहेगी पक्का, ठीक। और निकल भी जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इस कार्य को कैसे कर सकते हैं या करा सकते हैं। अभी हो सकता है दाब स्थिर हो सकता है दाब घट रहा हो सकता है दाब बढ़ रहा हो। तो इसलिए हम इस कार्य को समाकलनीय रूप में लिखते हैं, समाकलनीय रूप। देखिए समाकलनीय रूप जरूरी है। कार्य PdV, ये देखिए इस तरीके से V1 और ये V2, क्योंकि हमें नहीं पता है दाब के बारे में। भाई दाब हो सकता है नियत होगा, अचर लगा देंगे, हो सकता है बदल रहा हो। तो इसलिए जो हमारे पास मुख्य फार्मूला है, सही फार्मूला है, वो क्या है? PdV। dV क्या है? आयतन में थोड़ा सा परिवर्तन, समाकलन का हिस्सा, आप जानते हैं। और ये P क्या है? दाब। ये पहला आयतन है V1 और ये दूसरा आयतन है। ध्यान रहे ये जो W है बच्चों, इसको हम dW नहीं लिखा करते। देखो मैंने क्या कहा, समाकलन का हिस्सा है dW, मतलब कार्य में परिवर्तन। कुछ लोग लिखते हैं इसको dW नहीं लिखा करते, गणितीय रूप से वह शुद्ध नहीं है। कुछ लोग लिख देते हैं W को dW लिख देते हैं। कार्य में परिवर्तन, कार्य में परिवर्तन नहीं हुआ करता। कार्य स्वयं में ही एक परिवर्तन है, कार्य स्वयं में ही ऊर्जाओं का परिवर्तन है। इसलिए इसको dW नहीं लिखा करते हैं, इसको W ही लिखते हैं। और ये PdV हो गया। तो कुल मिलाकर कार्य P डेल्टा V और PdV, तो ये सही हो गया। ये गणितीय निरूपण है। ये सूत्र कहाँ काम कर देगा? जब दाब अचर है, दाब नहीं बदल रहा है, तो ये भी काम कर देगा। ये कहाँ काम करेगा? ये सूत्र कहाँ काम करेगा बच्चों? देखो पक्का करो, जब P अचर है, ठीक। और ये कहाँ काम करेगा? ये सूत्र P चर हो या अचर हो, हर हाल में काम करेगा ये, पक्का। तो हो गया बल गुणा विस्थापन कार्य। गैस द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जब आयतन बढ़ेगा, यानी गैस काम करेगी, गैस अपने आप को फैलाएगी, तो कार्य धनात्मक होगा, ठीक।
तो कार्य समझ में आ गया कैसे करती है गैस। चलिए, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे बढ़िया बात एक और समझनी है, ऊष्मा। तो मैं देखो, मैंने दो हिस्से कर दिए बोर्ड के, है ना। एक में मैं लिखूंगा गैस से ली गई ऊष्मा, गैस से ली गई ऊष्मा, यानी हम किसी गैस से ऊष्मा लेते हैं, ठीक, किसी कारण, कोई कारण बनाते हैं, ऊष्मा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा गैस को दी गई ऊष्मा, यानी हीट सप्लाइड टू गैस और हीट टेकन फ्रॉम गैस, गैस से ली गई ऊष्मा, गैस को दी गई ऊष्मा। अब सवाल यह है कि गैस को ऊष्मा देते हैं तो किस तरीके से देंगे, इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है। देखिए, समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए हमारे पास कोई बर्तन है, ये हमारे पास एक बर्तन है, और इस बर्तन में हमने कोई गैस भरी हुई है। यानी यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इस बर्तन में एक पिस्टन लगाते हैं पहले, ताकि उस पिस्टन को चलते हुए देखा जा सके। ये देखिए, ये पिस्टन लगा दिया मैंने, ये कोई पिस्टन है और इसमें एक गैस भरी हुई है। देखिए, ये रही गैस। ऐसे, ठीक। अब क्या करते हैं, इसमें इसे गर्म करते हैं। तो गर्म करने के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ पर एक लैंप रख के इसको गर्म करते हैं। ये लैंप रखते हैं, ठीक, और इसे गर्म करते हैं। देखो, गर्म करने वाला रंग आ गया, देखो, ये इसको गर्म करते हैं। ऐसे, ठीक। अब जो होगा उस पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये गैस जो है साम्य अवस्था पर थी, ये गैस साम्य अवस्था पर थी। साम्य अवस्था का मतलब है बाहर का तापमान गैस का तापमान बराबर था, बाहर का दाब गैस का दाब बराबर था, है ना। आयतन जो भी था, दाब बराबर थे। बाहर क्या दाब है, मान लीजिए बाहर है वायुमंडल दाब, है ना। बाहर तापमान वायुमंडल का तापमान है, वो गैस का था। गैस पहले साम्य अवस्था पर थी। जब हमने नीचे से गैस को ऊष्मा देनी शुरू की तो गैस में ऊर्जा आनी शुरू हुई, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक। क्या परिवर्तन होंगे, सबसे पहली बात, अणुओं को कुछ ऊर्जा मिलेगी, अणुओं को गतिज ऊर्जा मिलेगी। गैस को गर्म करने पर पहला काम क्या होगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। दूसरा काम, ताप बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमने कहा था कि गतिज ऊर्जा तापमान को बताती है। तापमान जो है गतिज ऊर्जा से जुड़ी हुई चीज़ है, और गतिज ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा के रूप में होती है, जिसका मतलब तापमान बढ़ेगा। उसके बाद
दाब बढ़ेगा, जिसके कारण पिस्टन ऊपर को चलेगा। ठीक, तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। लेकिन क्या क्या काम हुए? अगर हमने कुछ ऊष्मा दी तो ताप बढ़ा, यानी आंतरिक ऊर्जा बढ़ी। आयतन बढ़ा, क्यों बढ़ेगा आयतन? क्योंकि दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा तो दाब पहले साम्य अवस्था में था, पहले संतुलन की स्थिति में, तो दाब बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर को चलेगा। अब पिस्टन अगर ऊपर को चलेगा तो आयतन बढ़ेगा। भाई पिस्टन मान लीजिए ऊपर को चलेगा ऐसे, है ना, तो आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो गैस काम करेगी। ये जो गैस है ये ऊपर को अपना आयतन बढ़ाएगी तो ये काम करेगी। अब मान लीजिए यहाँ इसने कुछ आयतन बढ़ा लिया, डेल्टा वी सपोज, तो ये कुछ काम भी करेगी। तो कुल मिलाकर जो हमने ऊष्मा दी है वह दो हिस्सों में बटेगी। एक वह कार्य करेगी गैस उसके बदले में, एक उसके बदले में गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यानी उसका तापमान बढ़ेगा। तो यानी दो हिस्सों में गैस काम करेगी। गैस को दी गई ऊष्मा दो हिस्सों में बटेगी। कैसे बटेगी? अब यहाँ लिख देते, देखो गैस को दी गई ऊष्मा क्या माने, डेल्टा क्यू। इसके बदले में क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी और कार्य करेगी गैस। ये क्या हो गया, ये हो गया ऊष्मा। ये क्या हो गया, ये हो गई आंतरिक ऊर्जा, पक्का। और ये हो गया गैस का कार्य, यानी गैस ने जो कार्य किया। यानी अगर किसी गैस को हम ऊष्मा देते हैं तो वह काम करती है, वह आयतन को बढ़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका दाब बढ़ता है। तो गैस अपने आप पर ही जो भी जहाँ भी उसे बांधा गया है वो कार्य करती है। किसके खिलाफ कार्य करती है, किसके विपरीत कार्य करती है? जिस बर्तन में उसको रखा गया है उसका आयतन वो बढ़ाने का प्रयास करती है, तो विस्तार करती है गैस अपना। तो कुल मिला के अगर हम किसी गैस को ऊष्मा दें तो उसका तापमान बढ़ता है, उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है और वह कार्य करती है, इससे उसका आयतन भी बढ़ता है। ठीक, ये तीन चीज़ों में यह ऊष्मा खर्च होती है। बिल्कुल अगर इसकी उल्टी प्रक्रिया करें तो ऊष्मा बाहर आ जाती है। अगर हम ऊष्मा बाहर लेना चाहते हैं तो ऊष्मा, ली गई ऊष्मा कैसे आ सकती है? देखिए कैसे इसे उल्टा करते हैं। अब मान लीजिए पिस्टन है और इसमें कोई गैस भरी है, इसमें कोई गैस है मान लीजिए ऐसे। ठीक, हम चाहते हैं कि हमें ऊष्मा मिले, तो हम क्या करते हैं कि गैस का ताप बढ़ाएं। गैस का ताप क्या है, T2, और बाहर का ताप क्या है, T1। तो जब T2 बड़ा है T1 से, अगर हम T2 को बड़ा कर लें T1 से, तो क्या होगा, ऊष्मा बाहर को जाएगी, डेल्टा Q जो है बाहर को जाएगा। भाई तापमान का अंतर हो गया, गैस का तापमान ज़्यादा हो गया, उसमें बाहर को जाएगी, यानी उल्टी प्रक्रिया आ गई। यानी कैसे होगा ये, अगर हम इस पिस्टन को नीचे की तरफ दबा दें, इस पिस्टन को नीचे की तरफ दबा दिया, देखो मैंने पिस्टन को दबा दिया, मैंने आयतन घटा दिया। आयतन घटा देने से क्या होगा, दाब बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा। ठीक, तो ताप बढ़ेगा तो ऊष्मा बाहर भागेगी। अब अगर उसी ताप पे लाना है, उसी ताप पे लाना है तो क्या होगा, कुछ ऊष्मा बाहर निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हो गया कि ये प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। यानी देखिए डेल्टा Q डेल्टा U प्लस W, हमने गैस पर कार्य किया, हमने गैस पर कार्य किया, तो ये कार्य का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कार्य का मान ऋणात्मक होगा। तापमान बढ़ेगा एक बार के लिए फिर घटेगा, तो तापमान का घटना ये मान ऋणात्मक होगा। तो कुल मिलाकर ये मान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर डेल्टा Q का मान ऋणात्मक होता है तो इसका मतलब हो गया कि ऊष्मा बाहर निकलेगी। यानी बिल्कुल इसका उल्टा करके हम पिस्टन को नीचे की तरफ दबा लें तो ऊष्मा बाहर आ जाती है, और ये जो समीकरण है हमारा, इक्वेशन जो है ये पूरी तरह उल्टा हो जाता है। इधर से काम करें, इससे ऊष्मा आ जाती है,
इधर से ऊष्मा दें, इधर आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और कार्य हो जाता है। ठीक, बाकी ये सामान्य संबंध है कार्य, आंतरिक ऊर्जा और ऊष्मा का। यहाँ पर भौतिकी में जो कार्य है यह धनात्मक लिया जाता है, गैसों के द्वारा किया गया कार्य जिसमें गैस का आयतन बढ़ता है। रसायन विज्ञान में इसका निशान उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर केमिस्ट्री में तो ऐसा लिखा है, फर्स्ट लॉ पहला नियम आएगा ये ऊष्मागतिकी का, सर फिजिक्स में ऐसा लिखा है। तो केमिस्ट्री का अलग तरीके से चलता है, फिजिक्स का अलग तरीके से चलता है। कार्य के निशान एक दूसरे के उल्टे कर दिए जाते हैं। कोई खास फर्क नहीं है, समझ सकते हैं आसानी से अगर थोड़ा समझेंगे। कार्य के निशान एक दूसरे के उल्टे कर दिए जाते हैं और कुछ नहीं होता। चलिए, कुल मिलाकर यहाँ पर जो कार्य है गैसों का वो धनात्मक तब है जब गैसों का आयतन बढ़ता है। ठीक, तो कुल मिलाकर हमने समझ लिया कि भाई हम किसी गैस से ऊष्मा लेना चाहते हैं तो उस पर बाहर से कार्य करेंगे, और अगर हम किसी गैस को ऊष्मा देते हैं तो वह अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाएगी और कार्य करेगी, अपना विस्तार करेगी। तो कुल मिला के ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य के संबंध हमने यहाँ पर आसानी से समझ लिए। इन संबंधों को समझने के बाद हम ये नियम जो हमने बना लिया, हम इसी को बताएंगे कि यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, इस पर विचार करेंगे। ठीक, इस पर कुछ सवाल करेंगे, इसको समझेंगे अपनी अगली क्लास में। ओके।